प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकों, आप सभी का मैं अपेक्स यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ये वेबिनार की जा रही है उसमें स्वागत करता हूँ। मैं प्रोफेसर सी के शाह, डीन, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, अपेक्स यूनिवर्सिटी। सर्वप्रथम मैं जो विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं और जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स अपनी 12वीं क्लास में प्राप्त किए हैं, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ, और ऐसी कामना भी साथ के साथ करता हूँ कि भविष्य में भी वो अपने इस स्तर को बनाए रखेंगे। निश्चित है कि जब व्यक्ति 12th पास कर लेता है तो उसका एक नया पड़ाव चालू होता है, और ये जो पड़ाव उसका जो चालू हो रहा है वो ये है कि उसको एक नई जगह पर प्रवेश लेना है। उसके मन में भी ये बातें चल रही होंगी कि मुझे कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे किस विषय में प्रवेश लेना है। उनकी तरफ से उनके अभिभावकों की भी निश्चित रूप से यही मनोस्थिति रहेगी। वो ये चाहेंगे कि भविष्य में बच्चा कुछ कर निकले, और उसको कराने के लिए उनके मन में भी यही बातें चल रही होंगी कि किस जगह पर उसका एडमिशन कराया जाए और किस विषय में उसका एडमिशन कराया जाए। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी दुविधा हमारे सामने ये रहती है कि हम अच्छा से अच्छा कॉलेज का भी सिलेक्शन करें और ऐसे विषय का सिलेक्शन करें जो फ्यूचर में हमारे काम में आए और हमको रोजगार भी उपलब्ध करा सके, या फिर हमारा व्यवसाय में वो हेल्पफुल रहे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है और बार बार वो रिपीट भी करते आए हैं कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो ऐसी शिक्षा उसको प्राप्त करनी है जो उसको आत्मनिर्भर बनाए। तो मैं आज की वेबिनार में पुनः आपका स्वागत करता हूं, और इस वेबिनार में जो कोई भी विचार जो मैं प्रस्तुत करूंगा, ये संपूर्ण विचार मैं अपेक्स यूनिवर्सिटी के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर सागरमल जी जूनीवाल जी के चरणों में पुष्पांजलि स्वरूप अर्पित करता हूँ। डॉक्टर सागरमल जी जूनीवाल प्रतिभा के धनी रहे हैं, और उनका हमेशा एक ही संकल्प रहता है कि वह बच्चों को और विद्यार्थियों को खूब अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा सके, और इसी के तहत उन्होंने पीजी से पीजी, जिसको मैं कहूँगा पीजी, जो प्ले स्कूल से उन्होंने अपना चालू किया था, प्ले ग्रुप से उन्होंने जो चालू किया था, उसको आज उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट तक यहाँ पर पहुँचा दिया है। और इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज उन्होंने यहाँ पर स्थापित किए हैं। ये उनकी एक दूरदर्शिता का परिणाम है। उनकी हमेशा एक सोच रहती है, और हमेशा वो ये बात करते रहते हैं कि यदि आप अपना 1 वर्ष की योजना बनाते हैं तो आप चावल की खेती कीजिए, यदि आप 10 वर्षों की योजना बनाते हैं तो आप पेड़ लगाइए, और यदि आप जीवन भर के लिए अगर योजना बनाना चाहते हैं तो बच्चों को एजुकेट कीजिए। और इसी सपने को साकार करते हुए उन्होंने कई इंस्टीट्यूट का निर्माण किया, और लास्ट में, जैसा पहले भी मैंने बताया, कि प्ले ग्रुप से स्टार्ट करके उन्होंने अपेक्स यूनिवर्सिटी की जो अपनी जर्नी है उसको यहाँ पर पास किया। अब विद्यार्थियों के मन में जो प्रश्न आ रहा है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया जाए और किस विषय में एडमिशन लिया जाए। कॉलेज, जहाँ तक शहर का सवाल है, कई कॉलेज आपको मिलेंगे जिसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। आपके पास में बहुत सारे चॉइसेस होंगी, पर जो छोटे लेवल पर हैं, छोटे गांवों में हैं, छोटे शहरों के अंदर है, उनके पास इतनी चॉइस नहीं रहती है, तो वो जिस किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले।
सकते हैं। अब जहाँ तक आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है हमारे फ्यूचर को भी प्रभावित करेगा, वो है कि हमें किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। अभी आप देखेंगे तो शिक्षा जगत में दो तरह के कोर्सेज प्रचलन में हैं। एक तो है हमारा एकेडमिक कोर्सेज है और दूसरा हमारा प्रोफेशनल कोर्सेज है। एकेडमिक कोर्सेज के अंतर्गत हमारे यहाँ पर बीए, बीकॉम और बीएससी को सम्मिलित किया जाता है, जबकि प्रोफेशनल कोर्सेज के अंतर्गत यहाँ पर बीबीए, एमबीए, फिजियोथेरेपी, फार्मास्यूटिकल, लॉ, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एट्सेट्रा एट्सेट्रा कई तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज हमारे यहाँ पर चलते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि हमें कौन से कोर्स में जाना चाहिए और किस कोर्स में जाएं जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हमको इसी पड़ाव पर यहाँ आकर लेना है जो कि हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। इस हेतु मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि ऐसे कोर्स का हमको सिलेक्शन करना चाहिए जो हमारी रुचि का हो। कभी भी आप ऐसे कोर्स का सिलेक्शन ना करें जो कि किसी को देखकर आप अगर कर रहे हैं या अपने माता और पिता के दबाव में आकर ले रहे हैं। सबसे पहले आप इस बात की जांच कीजिए कि मुझे किस कोर्स में प्रवेश करना है, इसके लिए आपकी रुचि क्या है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि रुचि के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का जैसे आर्ग्यूमेंट करने की रुचि है और बार बार वो आर्ग्यूमेंट करता रहता है तो निश्चित है कि उसको लॉ में जाना चाहिए। परंतु कुछ व्यक्ति के दिमाग ऐसे भी होते हैं कि वो हमेशा बिजनेस की बातें करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो उसको निश्चित रूप से बीकॉम या बीबीए करना चाहिए। या किसी व्यक्ति की अगर कंप्यूटर में मास्टरी है और वो कंप्यूटर के अंदर कुछ न कुछ खोजता रहता है तो उसके लिए मैं कहूँगा कि उसको बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहिए। तो ऐसे कई तरीके के कोर्सेज हमारे यहाँ पर हैं जिसके लिए हमको खुद को सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपकी रुचि किस में है। जैसे ही आपको अपने रुचि का पता लगेगा उसी के अनुसार आपको कोर्स ऑफर भी किया जाएगा और उस कोर्स का आपको सिलेक्शन भी करना होगा। इस कोर्स के सिलेक्शन से संबंधित मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा और ये कहानी जो है वो एक गधे की कहानी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी कुछ गधे से कम नहीं हो सकते। हो सकता है कि हमारी भी मानसिकता उस गधे के समान ही हो। मेरी जितनी भी कहानियाँ हैं वो सभी जानवरों के ऊपर ही बनी हैं और जब जानवरों पे मैं कहता हूँ कि कुछ कहानियाँ मैंने बनाई है तो मैंने उनसे कुछ प्रेरणा भी ली है। शास्त्रों में एक नाम आता है दत्तात्रेय का, जिसने अपने जीवन में 24 गुरु किए और जब उन्होंने 24 गुरु किए तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको 24 गुरु करने पड़े। तो जब जाकर मैंने आगे पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि जिस जिस व्यक्ति ने मुझको जो जो सिखाया वही मेरा गुरु बनता चला गया और उनके भी गुरुओं में मैक्सिमम जो है वह पशु और पक्षी ही सम्मिलित थे। तो निश्चित रूप से पशु और पक्षी हालांकि वो बोल नहीं पाते हैं परंतु उनकी कार्यशैली, उनका व्यवहार हमको कुछ न कुछ अवश्य सिखा जाता है। तो जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक गधे की कहानी है। एक गधा घास काटने वाले के पास में रहता था। घास काटने वाला क्या करता है, सुबह उठता है, गधे को लेकर जाता है, घास काटता है, घास को गधे के ऊपर रखता है, घास को फिर शहर में लेकर जाता है और वहाँ पर उस घास को बेच देता है। घास को बेचने के बाद वह अपने मालिक को अपने ऊपर बैठाकर पुनः अपने घर पर ले आता है। अब यहाँ पर अगर हम विचार करें कि घास से मिलता क्या है, घास से बहुत थोड़ी सी कमाई होती है। उस कमाई से घास काटने वाला अपना भी पेट भरता था, अपने परिवार का भी पेट भरता था और साथ में गधे को भी खिलाता था। पर हमारा गधा जो था वो नाखुश था। वो भगवान से कहता है कि भगवान
इतना सारा काम तो तूने मुझसे करा लिया, पर दिया क्या मुझे? 2 टाइम मेरे को खाने को भी अच्छी तरीके से नहीं दे सकता। और इस तरीके का उसकी बात जो है भगवान तक पहुंचती है। अगर हम देखें तो हम भी व्यक्ति जो है कि हम भी किसी चीज़ों से इमीडिएट संतुष्ट नहीं होते हैं, और हमारा भी मन बार बार कहता है काश ऐसा हो जाता तो, काश ऐसा हो जाता तो। ये भी अगर हम देखें तो हमारा स्वभाव भी उस गधे के समान ही बनता चला जा रहा है। अभी ये मेरी कहानी समाप्त नहीं हुई है, अभी मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब गधे की बात को भगवान ने सुन लिया, और उस भगवान ने उसको एक दूसरी जगह पर जन्म दिया, और वहाँ जो जन्म मिला उसको, वो व्यक्ति सिलबट्टे बनाने का कार्य करता था। जो सिलबट्टा हम देखें तो आधुनिक रूप में उसको मिक्सी ने जगह ले ली है। जो अभिभावक यहाँ पर बैठे हैं वो निश्चित रूप से सिलबट्टे को जानते होंगे। सिलबट्टे पर जो भी सामान बनाया जाएगा उसमें और मिक्सी में बनाए गए सामान में जो अंतर होता है वो एक बहुत छोटा सा अंतर होता है कि वो बिना करंट के बनता है, और करंट से उसके तत्व जो है वो जलते नहीं हैं और वो एज इट इज रह जाते हैं, और निश्चित रूप से स्वादिष्ट चीज़ें हमको सिलबट्टे से प्राप्त होती हैं। अब देखिए कि सिलबट्टा बनाने वाला क्या करता है। सुबह उठता है, गधे को पहाड़ के ऊपर ले जाता है, और पहाड़ के ऊपर ले जाकर बड़े बड़े पत्थर गधे के ऊपर रखते हैं, और गधा फिर उसको घर तक लेकर आता है। गधे का स्वामी उन पत्थरों को उतार कर उसके काट पीट करके सिलबट्टे बनाता है। सिलबट्टे बनाकर उसको पुनः गधे के ऊपर रखता है और शहर में ले जाता है और उसको बेच देता है। अब जब शहर में जब सिलबट्टे को बेचा गया तो निश्चित है कि उसकी कीमत घास की तुलना में कहीं अधिक थी। जब उसने अधिक कमाया तो खुद ने भी अच्छा खाया, अपने परिवार को भी अच्छा खिलाया, और साथ में गधे को भी अच्छा खिलाया। अब गधे ने क्या मांगा था? अच्छा खाना ही तो मांगा था। तो अब तो निश्चित रूप से आप क्या कहेंगे? गधे को खुश होना चाहिए। निश्चित रूप से अब तो गधा खुश होना चाहिए, परंतु गधा यहाँ पर भी खुश नहीं था। अब गधा कहता है कि भगवान तूने मेरी एक इच्छा तो पूरी कर दी, परंतु इस इच्छा की पूर्ति के लिए मेरे से डबल कार्य करवाया। पहला तो मेरे पर बड़े बड़े पत्थरों का बोझ लादा गया, और फिर उसके बाद सिलबट्टों का भी बोझ लादा गया, और उसके बाद अगर तूने मुझे 2 टाइम अच्छा खाना दे भी दिया तो फिर क्या किया तुमने? अपने मन से पूछिए, क्या हमारा भी स्वभाव क्या इस तरीके का है कि हमको जो कुछ मिलता है क्या हम उससे संतुष्ट हैं? अगर नहीं है तो निश्चित रूप से हम भी गधे के समान ही रहेंगे, क्योंकि हमारा मन जो है उसी तरीके से सोच रहा है जैसा कि एक गधा सोच रहा है। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान कि ये क्या है, इतना सारा कार्य है और खाना वही 2 टाइम का। तो भगवान ने फिर उसकी बात को सुन लिया और उसको एक तीसरी जगह पर जन्म दिया, और वो तीसरी जगह थी उसकी एक खटीक के घर पर उसको जन्म मिला, एक कसाई के घर पर उसको जन्म मिला। खटीक और कसाई क्या करते हैं कि सुबह सुबह उठते हैं, जानवरों को मारते हैं, उनकी खालें उतारते हैं, खालों को गधे के ऊपर रखेगा और उसके बाद उसको शहर ले जाकर बेचता है। अब निश्चित है कि खालों की जो कीमत है घास और सिलबट्टे के तुलना में बहुत अधिक है। इतनी पैसा उसको मिलने लग गया तो निश्चित रूप से खुद ने भी बहुत अच्छा खाया और परिवार के साथ में गधे को भी बहुत अच्छा खिलाया, और अब तो कभी कभी गधे को स्वीट डिश भी मिलने लग जाती है। तो निश्चित रूप से अब तो गधे का काम भी कम हो गया, क्योंकि एक ही टाइम वजन उठाना है, और दूसरा वो भी खालों का, पत्थरों का वजन नहीं, खालों का वजन उठाना है, जो कि तुलनात्मक रूप से जो है हल्की होती हैं। तो अब तो गधे की सारी बातें पूर्ण हो गई कि उसको खाना भी बहुत अच्छा मिलने लग गया और साथ के साथ में बोझा भी कम उठाना पड़ा। तो निश्चित रूप से आप कहेंगे अब तो गधे को बिल्कुल खुश हो जाना चाहिए। पर हम क्या देखते हैं कि गधा जो है सूख कर कांटा हुआ जा रहा है।
उसको अच्छा खाना मिल रहा है, कम कार्य करना है, तो निश्चित रूप से सेहत बननी चाहिए, बल्कि उसकी सेहत खराब होती चली जा रही है। अब उसके मन में एक ही दुविधा चलती जा रही है कि किसी दिन इस कसाई को या इस खटीक को कोई जानवर ना मिले तो शायद हो सकता है कि उसका ही नंबर आ जाए, और अगर उसका नंबर आ गया, उसी के अंदर जो है उसका मन विचलित हुआ जा रहा है और वो अपनी सेहत नहीं बना पा रहा है। हालांकि सारी सुख सुविधाएं हमारे सामने हैं, परंतु हम उन सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। ये तो एक छोटे से स्टोरी मैंने सुनाई, पर अगर आप कंपेयर करें अपने मन को तो हम देखेंगे कि हमारा मन भी उस गधे की तरह है। अगर आपने कोई कोर्स का चयन कर लिया और कोर्स का चयन करने के बाद में अगर आप अपने दूसरे फ्रेंड को देखते हैं उसने कोई दूसरा कोर्स ले लिया, अब आपके मन में भी ये चलेगा कि काश ये कोर्स अगर मैं ले लेता तो। आपके फ्रेंड ने किसी अच्छे कॉलेज दूसरे का किसी कॉलेज का सिलेक्शन किया तो आपके मन में भी एक दुविधा चलने लग जाएगी कि काश उस कॉलेज में मैं भी प्रवेश ले लेता तो। ये निश्चित है कि हमारे मन में भी दूसरे को देखकर कुछ न कुछ ऐसी भावनाएं पैदा होती चली जाती हैं। हमारा दूसरे को जैसे ही हम देखते हैं तो हमारा मन यहाँ पर चलने लग जाता है। जैसे हम सिंपल सा कहें कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल जो है किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया है और वो दूसरा व्यक्ति जैसा चाहे वैसा हमको चला रहा है। होना तो ये चाहिए था कि वो व्यक्ति हमारे से चले, पर उल्टा हो रहा है यहाँ पर कि हम जो है उस व्यक्ति के कारण से चलते हैं। तो मन के अंदर जो ख्याल चलता है वो निश्चित रूप से हमको आगे बढ़ने के लिए एक रुकावट हमारे लिए बन जाता है। तो मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जो कोई भी कोर्स का सिलेक्शन किया है या जिस किसी भी कॉलेज का सिलेक्शन किया है उस पर आप अड़िग हो जाएं और आप हमेशा मान के चलिए कि ये कॉलेज मेरे लिए सर्वोत्तम है और जो विषय मैंने चयन किया है वो मेरी रुचि के अनुसार है, और अगर मैंने रुचि के अनुसार विषय को सिलेक्ट किया है तो फिर मेरे को डर किसी भी बात का नहीं है। मेरा फ्रेंड चाहे कहीं भी एडमिशन ले ले, कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी कहे कि आपने कहाँ एडमिशन ले लिया, किस कोर्स में एडमिशन ले लिया, मन को विचलित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका कोर्स आपके अनुसार है, आपकी स्वरुचि के अनुसार है। आप दूसरे के आधार पर अपने आप को ना बदलिए। तो सबसे ज़्यादा अगर हमको दुखी कर रहा है तो वो हमारा ख्याल दुखी कर रहा है। मेरे एक मित्र हैं जिनको ये मेरा कोटेशन बहुत पसंद है और अचानक मुझे अभी ये याद आ गया और मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि तेरा ख्याल अगर तुझको दुखी ना कर सके तो परमात्मा में भी ताकत नहीं है तुझको दुखी करने की। तो आप भी इसको अपने अंदर बैठा लीजिए, एक गांठ बांध लीजिए कि सबसे ज़्यादा अगर इस दुनिया में हमको परेशान करने वाला अगर व्यक्ति है तो वो हमारा ख्याल है, हमारी सोच है, और ये सारी सोच हमारे मन के अंदर पैदा होती है। तो कम से कम इस बात का एडमिशन को लेते समय या विषय का चयन करते समय अपने दिमाग में से इन सारी बातों को हटा दीजिए और एक अच्छे कोर्स का यहाँ पर आप सिलेक्शन को करेंगे। आज मैं आपको बताने जाऊँगा, इससे पूर्व हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने आपको जनरल बातें एडमिशन से रिलेटेड बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से संबंधित। कॉमर्स और मैनेजमेंट ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं अलग अलग हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट जो है हमारा एकेडमिक है और मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। ये दोनों ही सब्जेक्ट का जब आप सिलेक्शन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके मन में बहुत सारी बातें आएंगी कि इनमें क्या क्या सम्मिलित होता है। तो हम कॉमर्स की पहले अगर बात करें तो इसमें हमारे दो तरह के कोर्स सम्मिलित हैं। पहला बैचलर ऑफ कॉमर्स है और दूसरा जो है बैचलर ऑफ कॉमर्स एक ऑनर्स डिग्री के रूप में है। कॉमर्स जो बैचलर ऑफ कॉमर्स वाला जो सब्जेक्ट है इसमें हम सभी तरह के विषयों को यहाँ पर सम्मिलित करते हैं, जिसमें अकाउंटेंसी भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है और बिजनेस मैनेजमेंट भी आता है। और 3 वर्षों तक आप इन सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे और आपको करीब करीब तीनों सब्जेक्ट के अंतर्गत पारंगतता प्रोवाइड की जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी।
तो आप यहाँ पर हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि फ्यूचर में जब कभी भी मुझे अकाउंटेंसी की ज़रूरत है या मैनेजमेंट की ज़रूरत है या इकोनॉमिक्स या बैंकिंग से संबंधित ज़रूरत है तो उसका भविष्य में कैसे उपयोग किया जाए। जहाँ तक बैचलर ऑफ कॉमर्स के ऑनर्स डिग्री का सवाल है, ये सभी विषय तो होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ हमको कुछ सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन भी करना होता है। इसमें आप चाहें तो अकाउंटेंसी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आप चाहें तो इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बिजनेस मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटेंसी में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आपके पास कई तरीके के सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग भी हो सकता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हो सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हो सकता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हो सकता है, और टैक्सेशन की नॉलेज भी आपको यहाँ पर मिलेगी। और ये सारी नॉलेज जो है वो हमारे फ्यूचर के काम में आएगी। दूसरी ओर जो मैनेजमेंट का कोर्स है जिसमें आप बीबीए में एडमिशन ले सकते हैं, इस बीबीए में जो एडमिशन आप लेंगे उसमें आपको एक मैनेजमेंट का कोर्स है जो प्रोफेशनल कोर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट आपको खाली मैनेजमेंट के ही पढ़ाए जाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर माइन्यूट नॉलेज आपको दी जाएगी। तो निश्चित है कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें अगर, तो हमारे पास में ओवरऑल नॉलेज जो मिलती है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स या बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स डिग्री से मिलती है, परंतु मैनेजमेंट कोर्स में अगर हम जाएं तो मैनेजमेंट की ही मैक्सिमम नॉलेज मिलती है। इन दोनों कोर्सेज से आज के समय में हमको किसी भी तरह का कोई भी एम्प्लॉयमेंट प्राप्त नहीं होता है। बाय लक अगर कोई प्राप्त हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि आजकल हर जगह पर डिमांड रहती है कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया जाए। तो आप इसके साथ साथ इसका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स एमकॉम या एमबीए कर सकते हैं। जब आप एमकॉम या एमबीए कर सकते हैं तो आपको बहुत सारे कोर्सेज साइमल्टेनियसली, बहुत सारे जो है एम्प्लॉयमेंट आपको साइमल्टेनियसली उपलब्ध होना चालू हो जाएगा, और हर कॉलेजेस में यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, कई तरह के एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे। इसके बारे में अगर मैं आपको कहूँ कि इस कॉमर्स और मैनेजमेंट का मैक्सिमम उपयोग किया है, तो सबसे पहला उपयोग तो यह है कि अगर आप किसी दूसरे फील्ड में भी अगर दूसरा कोर्स का भी अगर आप चयन करते हैं तो भी आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं है तो आप दूसरे कोर्स में भी अपूर्ण कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप इंजीनियर बन गए और इंजीनियर बनने के बाद में अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिलती है तो आप क्या करते हैं कि अपना ही बिजनेस चलाते हैं, और जब अपना बिजनेस चलाते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कुछ मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मेरे को कितनी पूंजी की ज़रूरत होगी, ये पूंजी मुझे कहाँ से प्राप्त होगी, इस पूंजी को प्राप्त करने के पश्चात मैं कहाँ से मशीन लाऊंगा, और जो प्रोडक्ट बनाऊंगा मैं उस प्रोडक्ट की लागत क्या आएगी, उसको बाजार में अगर बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाए ताकि जो है मुझे कुछ प्रॉफिट भी हो सके। तो ये सारी बातें अगर हम देखें तो आप किसी भी कोर्स में चले जाइए, आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का अगर नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ पर अपूर्ण कहलाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभी स्लोगन दिया है, आत्मनिर्भरता और स्टार्टअप, इन दोनों ही परिस्थितियों में जब स्टार्टअप की बात करते हैं और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें खुद को ही कुछ करना पड़ेगा। अब जैसा कि एक कहावत है कि आपके मरने पर ही आपको स्वर्ग मिलेगा, कोई दूसरा मरे और आपको स्वर्ग मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। जैसा पुराने ज़माने में होता था कि एक बिजनेसमैन बिजनेस तो स्टार्ट कर देता था परंतु उसको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होती थी और वो अपने यहाँ पर मुनीम रखता था, और ये मुनीम एक ऐसा व्यक्ति होता था जिसको फाइनेंस के इन एंड आउट्स सारे पता होते थे, और इस कारण से वह यहाँ पर जो है उसकी सारी बातों को वो जान लेता था, और यहाँ पर बिजनेसमैन जो है वो मुनीम के आगे फेल हो जाता था। इसीलिए हम कहते हैं कि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पढ़ने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो निश्चित रूप से जो है भविष्य में जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जो कोई भी स्टार्टअप करेंगे, उसमें उसको निश्चित रूप से जो है
फायदा होगा और उसको किसी भी तरह का कोई भी लॉस नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई भी खता उसको भविष्य में नहीं मिलेगी। और अगर आप आज देखेंगे कि बड़े से बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेस हमारे यहाँ पर हैं, उन कॉरपोरेट हाउसेस में हाईएस्ट सैलरी अगर कोई प्राप्त करने वाला व्यक्ति है तो वो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ही पढ़ा हुआ व्यक्ति है। आज कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, आज एक कंपनी का जो प्रेसिडेंट है, उनकी जो सैलरी है वो सैलरी मुझे नहीं लगता है कि एक डॉक्टर या एक वकील प्राप्त कर सकता है। एक बिजनेसमैन भी उतना पैसा नहीं कमा सकता जितना कि एक सीईओ या प्रेसिडेंट लेवल का आदमी जो कॉमर्स और मैनेजमेंट पढ़ा हुआ आदमी है वो इस तरीके से प्राप्त कर सकता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से हमको भविष्य में बहुत सारा फायदा होगा। और इसी उद्देश्य के साथ साथ हमने यहाँ पर इसके कोर्स को भी डिजाइन किया है। इसके कोर्स को जो हमने डिजाइन किया है उसको मैंने एक नाम दिया है यहाँ पर एक्सीड, EXCEED। ये जो 6 वर्ड्स का एक शब्द है, एक्सीड का मतलब और ज़्यादा, अधिक, उससे भी अधिक। तो इसको मैंने विच्छेद किया है। यहाँ पर EX का जो मतलब है एक्सपर्ट से है, C का मतलब है करिकुलम फॉर, E का मतलब है एम्प्लॉयबिलिटी, दूसरे E का मतलब है एनहेंसमेंट, और लास्ट जो D वर्ड है उसका मतलब है डेवलपमेंट। अगर मैं इन सभी वर्ड्स को एक साथ बोलूं तो इसका मतलब है एक्सपर्ट करिकुलम फॉर द एम्प्लॉयबिलिटी, एनहेंसमेंट एंड द डेवलपमेंट। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर इस कोर्स का अगर सिलेक्शन करते हैं तो हमने ऐसा करिकुलम आपके लिए बनाया है जो कि आपके लिए एम्प्लॉयबल हो, आपको निश्चित रूप से कहीं न कहीं अच्छा जॉब मिलेगा। जैसा कि अभी भी मैं बता चुका हूँ आपको, हाईएस्ट सैलरी प्राप्त करने वाला व्यक्ति कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का ही है, किसी दूसरे सब्जेक्ट का नहीं है। दूसरा, आप अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और मार्केट में अपने आप को शो भी कर सकते हैं। और तीसरा, व्यक्तिगत विकास भी इसके साथ साथ होता है। तो निश्चित रूप से कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वो एक्सीड के साथ ही चालू होता है और हम यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छी यहाँ पर शिक्षा प्रदान करेंगे। और इसके लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आपने ये निश्चय कर लिया है कि मुझे कॉमर्स या मैनेजमेंट में जाना है तो निश्चित रूप से अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब आप कॉलेज का जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आप अपेक्स यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करें। और इस अपेक्स यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी आपको मिलेगा वो यहाँ पर एक्सपर्ट नॉलेज के साथ में मिलेगा और यहाँ पर डेडिकेशन के साथ में परोसा जाता है। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए यहाँ पर फ़ायदा होगा। और मैं आपको 2 लाइन और सुनाना चाहूँगा इसमें कि तन्हा बैठकर ना देखें अपने हाथ की लकीरें, तन्हा बैठकर ना देखें अपने हाथ की लकीरें, उठें और लिखें अपनी किस्मत। और आप अपनी किस्मत को लिख सकते हैं अपेक्स यूनिवर्सिटी के बैनर के साथ में। आपको यहाँ पर एक अच्छी से अच्छी शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाएगी। एक छोटी सी बात के साथ में मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम को दूंगा। अगर आपने देखा होगा टीवी पर जियोलॉजिकल और जो हिस्टोरिकल बातें बताई जाती है उसमें एक बात आपने सुनी होगी कि जो हिरण होता है उसकी रफ्तार जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि एक शेर जो होता है उसकी रफ्तार जो होती है 58 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है। कहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा और कहाँ 58 किलोमीटर प्रति घंटा। पर जब शेर हिरण के पीछे भागता है और वो हिरण को पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है? निश्चित रूप से एक ही चीज़ है कि हिरण के अंदर एक खौफ भरा हुआ है, एक डर बैठा हुआ है और वो बार बार पीछे मुड़कर देखता रहता है कि कहीं वो आ तो नहीं रहा है। इसी डर और इसी खौफ के कारण से वो क्या करता है, अपनी स्पीड खो देता है और बार बार पीछे मुड़कर देखता है और उसी के कारण से उसकी स्पीड और कम हो जाती है और शेर उसको पकड़ लेता है। तो मैं आपको केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब आपने सब्जेक्ट का और कॉलेज का चयन कर लिया है तो अब पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। जैसा कि विवेकानंद जी ने भी कहा था कि उठो, जागो और चलो, और तब तक मत रुको जब तक कि तुमको अपना गोल प्राप्त नहीं हो जाए।
तो जब तक हमको अपना गोल प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हमको रुकना नहीं है। तो अपेक्स यूनिवर्सिटी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सबका।